किसी भी शहरी का फंडामेंटल राइट है कि उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। और इस प्रोग्राम में हम बार बार कह चुके हैं कि ट्रायल ऐसा हो कि पब्लिक के सामने हो, मीडिया उस पर रिपोर्ट कर सके, ताकि जो भी उसके नताइज आए उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइडियली तो यही होना चाहिए था कि तमाम बेंचेस जो जजेस थे बेंच में वो मौजूद रहते। इसमें सीनियर मोस्ट जजेस को भी शामिल किया गया था, जिनको माजी में नहीं किया गया है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केस हों या पॉलिटिकल नेचर के केस हों, उनमें उनको नहीं शामिल किया गया है। तो आइडियली तो ये होता है कि तमाम बैठते और उसमें फैसला करते। और जैसे आपने कहा, एक राय ये भी है कि इन दोनों जजेस को, काजी फाइज ईसा साहब को और जस्टिस तारिक मसूद साहब को, अपने तहफ्फुज़ात से आगाह करके उस बेंच का हिस्सा रहना चाहिए था। लेकिन ये मामला इतना सादा इसलिए नहीं है, और मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से भी और बेनज़ीर की बात से, कि ये डिवाइड अब आने वाले दिनों में भी खत्म नहीं होगा। और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है ना। देखें, जो बेंच फिक्सिंग के इल्जाम चीफ जस्टिस पे लगते रहे हैं कि वो अपना एक लाइक माइंडेड बेंच बनाते हैं उनको, और अगर तमाम जजेस उनके लाइक माइंडेड नहीं होते तो कम से कम मेजॉरिटी ऐसी होती है जो उनको पता होता है कि उनके साथ जाएगी। तो जब इस तरह की आवाजें उठती हैं, इल्जाम लगते हैं, तो उससे बड़ा जो क्रेडिबिलिटी है अदालत की वो बड़ी मुतासर होती है। और कल भी आपने देखा जब ये बेंच सामने आया तो जिस पे तज्ज़िये हो रहे थे वो यही हो रहे थे कि ये भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इन दोनों जजेस को इसलिए नहीं शामिल किया गया है क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, बल्कि इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि शायद चीफ जस्टिस साहब को पता था कि इनकी जो माजी की जजमेंट्स हैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उससे उस वजह से उनको शामिल किया गया है। तो यही कहा जाता है बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है ये बेंच बनाना, क्योंकि 2015 में काजी फाइज ईसा साहब मिलिट्री कोर्ट्स को जब 21वीं तरमीम के तहत बनी थी तो उसको अपोज कर चुके थे। और इंटरेस्टिंगली उस वक्त बंदियाल साहब ने उनके हक में बात की थी और मेजॉरिटी में थे वो उस वक्त। तो ये सारा इसका एक बैकग्राउंड था। हम देखते रहे कि किस किस के इल्जाम लगते रहे। माजी में देख लें आप, कोई भी केस हो, चाहे वो 63A की तशरीह का हो, 90 दिन में इलेक्शन का हो, उसमें तो नहीं बिठाया था काजी फाइज ईसा साहब को अपने साथ। तो ये एक तो ये मेरे ख्याल से मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था जो सबके सामने था। दूसरा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो अब एक्ट है लेकिन उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, उस वक्त भी काजी फाइज ईसा साहब ने एक पोजीशन ली थी कि मैं चाहता हूं कि ये केसेस 184(3) के उस वक्त सुने जाएं जब ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। आपको याद होगा जो हाफिज कुरान वाला केस था, उसके बाद उन्होंने एक लेटर भी बाकायदा इस पे लिखा था। और आज उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि मैं जस्टिस बंदियाल साहब को ये बता चुका था कि मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक कि ये मामला तय ना हो जाए। अब ये एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, एक एक्ट इतना इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हम इस पे कई मरतबा बात करें, और अब तो बेंच के अंदर से भी आवाज उठती रही है कि जो बेंचेस की तश्कील का फैसला है या सुमोटो किस केस पे लेना है, ये फर्द वाहिद का हक नहीं होना चाहिए। इस पावर को आप डाइल्यूट करें, जजेस की एक कमेटी बनाएं। और इस बिल में यही था कि वो जो कमेटी थी टॉप 3 जजेस की, वो फैसला करती कि कौन सा केस सुमोटो का है या नहीं है, या फिर बेंच की तश्कील जो है वो किस तरीके से होनी है। तो मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट बिल था, उस पर अभी तक अमल दरामद रोका हुआ है, उसका फैसला कर लें। हाँ, उस बिल में एक दो चीजें ऐसी थी जिसको आप कह सकते हैं कि वो कानून में तरमीम से नहीं तब्दील की जा सकती, उसके लिए आईनी तरमीम देखने की जरूरत है। बट ये जो बात की गई थी उसमें कि कमेटी फैसला करे, मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला था। तो अगर वो फैसला इन प्लेस होता तो आज शायद इतनी मुश्किल पेश ना आती। एक कमेटी होती, वो फैसला कर देती कि जजेस जो है वो कौन बैठेंगे और क्या ये केस सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। तो प्रिंसिपली आपको लगता है कि इन दोनों जजेस का अलग होने का फैसला दुरुस्त है? फिर क्योंकि देखिए इन्होंने जो पोजीशन ली थी उसके बाद वो बैठते अगर बेंच पे तो सवाल उठते कि आपने तो कहा था कि 184(3) या कोई और मामला आप नहीं सुनेंगे जब तक कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, ये जो बेंच अब मौजूद है उसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसे नाम भी है जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिनके ऊपर ना कभी अटॉर्नी जनरल साहब ने उंगली उठाई है, ना कभी ऑपोजिशन ना हुकूमत ने उंगली उठाई है। मंसूर अली शाह साहब हैं, याया अफरीदी साहब हैं और दूसरे जजेस हैं, वो इस बेंच का हिस्सा है। तो अब ये ना हो कि जो 90 दिन में इलेक्शन का मामला था उसमें भी नंबर गेम में हम रह गए, बेंच फिक्सिंग की वजह से वो बिल्कुल ही मामला जो है कंट्रोवर्शियल हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है। अब जब ये 7 बेंचेस मेंबर बड़ा अहम पॉइंट है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। चाहिए कि इस पे जी क्लैरिटी के साथ एक फैसला सामने आ